Not only resistance, because resistance are of many types: air resistance, water resistance. So you have to study about electrical resistance. The full name of resistance is electrical resistance. It is denoted by capital R and its SI unit is ohm. इसके SI यूनिट ओम होते हैं। इससे पहले आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है R इज इक्वल टू V अपॉन I. It is the ratio of voltage to the current. Okay, but now it's the time for taking the knowledge of resistance. What is resistance? कहाँ पर होता है, किसका होता है, how it can be increase or decrease, and on which factor it depends. ये पता होना चाहिए, एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। बाय दिस इट कैन अपोज द करंट, ये करंट को अपोज करता है। ऑपोजिशन ऑफर फॉर करंट, करंट के लिए ऑपोजिशन करना। करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसका यूज करेगा, कंडक्टिंग मटेरियल का, वायर का। वायर उसके लिए सड़क का काम करेगी, रोड का काम करेगी, जिसके ऊपर से करंट चलेगा। वायर के ऊपर करंट चलता है हमेशा, अंदर नहीं चलता, याद रखना। जितनी मोटी वायर उतना इजी होगा करंट के लिए चलना, जितनी पतली वायर उतना ज्यादा मुश्किल होगा करंट के लिए चलना। उन चार्जेस, जो चार्ज, फ्लोप चार्ज पड़ा था ना अपने इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वो चार्ज पतली सड़क पे ज्यादा व्हीकल नहीं चल सकते, ऐसे पतली तार पे ज्यादा चार्ज नहीं चल सकता। चलता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मेल्ट हो जाएगी वायर, टूट जाएगी। तभी कोई चीज यहाँ पर है, यहाँ पर स्विच है और दूर तक उसकी वायर ले जाकर कभी फैन, कूलर वगैरह वगैरह नहीं चलाते आप। लंबी तार होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मोटी तार होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये सब आप पढ़ोगे इस आर्टिकल कि किस किस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इसका बड़ा यूज करेंगे आप। यूज का मतलब है रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके अपने बेनिफिट के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आप कि कैसे मैंने रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके उसका डेली लाइफ में यूज किया। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो कंडक्टर की। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साथ में नोट कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोलते, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर को L से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A से, बट इन दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन इज देयर, inversely proportional means R is inversely proportional to A. There are these two factors on which resistance depends, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। लेकिन इसके बाद भी आपको दो फैक्टर और पता होने चाहिए इनडायरेक्टली। कैसे? अभी देखते हैं इसको। इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और A। अलग अलग आप स्टडी करेंगे कि लेंथ के डायरेक्टली और A के इनवर्सली। क्या मतलब है इसका? अगर लेंथ को इंक्रीज करा जाए तो R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को डिक्रीज करा जाए तो क्या होगा? R भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बट एरिया के साथ कैसे पढ़ेंगे? इफ एरिया इज इंक्रीजेज, good, resistance will decreases. If area decreases, resistance will increases. आपको ये चीजें पता। इसके बाद इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। R इक्वल टू दिस प्रोपोर्शनल साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू बाय मल्टीप्लाइंग इट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे रेजिस्टेंस लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी V और I के केस में, याद है कुछ ऐसी था, R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, यानी प्रोपोर्शन को हटाकर इक्वल टू का जब साइन लगाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कांस्टेंट लगा दिया है। जो ये आपको साइन दिख रहा है, P को थोड़ा सा टेढ़ा कर बनाया गया है, इस P को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। एंड अनदर नेम इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा नाम क्या होगा इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इसके SI यूनिट क्या होंगे? निकाल लीजिए। रो को इस तरफ ही रखिए, रो को इस तरफ ही रखिए। A कहां चला जाएगा? R के साथ मल्टीप्लाई में, और L कहां चला जाएगा? अपॉन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? ओम। एरिया के यूनिट क्या होंगे? मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ हैव आल्सो हैज यूनिट मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसल, एंड बाय दिस you have the unit of resistivity is ohm meter. ओम इंटू मीटर को क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी रेजिस्टेंस की बात चल रही है। रेजिस्टेंस के अब 3 फैक्टर आ चुके हैं, कौन कौन सा? लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखा जाए तो सामने आमने सामने है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो चीजें दे रखी है आपको, ए और बी। एक की रेजिस्टिविटी कम है और एक की ज्यादा। दोनों की लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ एंड एरिया सेम। ये 2 वायर दे रखे है बेटा आपको, ए और बी, लेंथ सेम, एरिया सेम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ और एरिया क्या है? सेम इन 2 वायर का, सिर्फ एक फैक्टर अलग है, वो कौन सा है? रेजिस्टिविटी, और यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो लेंथ और एरिया से आप पता लगा सकते थे इस फार्मूले में, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसका ज्यादा होगा। लेकिन लेंथ और एरिया को लेकर आप इसका फैसला नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ वायर है सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तीसरी चीज कौन सी देखेंगे आप? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? बी वाले की, तो बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और ए वाले का कम होगा। ठीक है, तो यानी कि आप लेंथ और एरिया के साथ किसको स्टडी करेंगे? रेजिस्टिविटी को। आयरन की रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी, और भी मटेरियल्स है। एक टेबल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, जिसकी आपको पूरी टेबल ध्यान रखनी है, किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और किसकी ज्यादा। एक चीज याद रखना, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर करंट फ्लो करवाना हो तो हमें क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी कम वाला या ज्यादा वाला? फैसला आप बताइए, कम वाला। अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हो, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करती है, इंक्रीज करने का काम करती है, और रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड फॉर करंट। दैट्स व्हाई आपको रेजिस्टेंस कम करना है करंट ज्यादा करने के लिए, बाय द फार्मूला। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। कोई भी चीज आप अपने आप नहीं बोलोगे, कोई ना कोई फार्मूला लगा होगा उसमें जो आपकी इस बात को ट्रू करेगा। अब मैंने कह दिया रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, कैसे? फार्मूला देखिए, अगर आर की वैल्यू कम कर दी जाए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, ये फार्मूला बोल। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम?
आया रेजिस्टेंस पढ़ना, एल और ए से पता लग गया था। अब किसकी रेजिस्टिविटी की बात। इसके बाद टेम्परेचर, क्या बेटा, टेम्परेचर, इसको पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर लेंथ को इंक्रीज करा जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, आप कहोगे इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर कह दिया जाए एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई ले ली तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कह दिया जाए कोई वायर है आपके पास, कोई वायर है आपके पास, ये रही वायर, लेंथ है इसकी सपोज एल, एरिया है ए, और मान लो एक ऊपर की है रेजिस्टिविटी है रो। रेजिस्टेंस कैसे निकाल लोगे आप इसका, रो एल अपॉन ए कर। लेकिन अब देखिए ये है 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, इस कमरे का टेम्परेचर है मान लो इतना, ठीक है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 50 तक ले गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस, लेंथ उतनी, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी। आपके पास एक वायर है, आपने उसको गर्म कर दिया या धूप में रख दिया, कमरे से निकालकर धूप में रख दिया, या हीट कर दिया, गर्म कर दिया, आग फिर लगा, क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उसके रेजिस्टेंस पर, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि गर्म करने से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा। एक तरह से वर्ड दे देता हूं आपको, थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो शेप है, उसकी जो डायमेंशंस है, उसकी जो लेंथ, एरिया है, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही इस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, और वायर की लेंथ बढ़ते ही क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको लेंथ और एरिया की ही नॉलेज थी रेजिस्टेंस को लेकर, ठीक है। अब आप रेजिस्टिविटी के साथ भी उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो और टेम्परेचर के साथ भी पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आप पढ़ेंगे अगर लेंथ और एरिया के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया जाए, इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाए, ये पता हो कि कितना कितना किया गया, तो रेजिस्टेंस का भी पता लगा सकते कि कितना कम और कितना ज्यादा किया गया। अभी तक क्वेश्चन क्या चल रहा है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज का, बट हाउ मेनी टाइम, नो आंसर। देखो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं। कह दिया लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कहते हो लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, फार्मूला बताना पड़ेगा साथ में, बिकॉज वी नो दैट R इज इक्वल टू, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि लेंथ बढ़ानी तो है, मैं कह रहा हूं डबल कर दी मैंने, लेंथ को डबल करना है। ये कोई वायर है ए बी, लेंथ एल है इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस ए बी नहीं लेंगे हम, इसको एक्स वाई लेंगे, क्योंकि मेरे को ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए लेना है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, एक्स वाई तो 0.2 है ना एंड के, एल लेंथ हुई इसकी, कितनी हुई, एल लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप, बाय टेकिंग इट्स रेडियस आर, यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया बाय टेकिंग फार्मूला पाई आर स्क्वायर।
सर्कल का होता है ना। वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ इंटू एरिया कर दो। रेक्टेंगल सी दिख रही है ये आपको, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम निकालना हो तो देखो मैथ भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं करते आप, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला वैसे तो आपको पता है ना, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल इंटू बी क्या होता है? एरिया इंटू हाइट को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ही बोलेंगे। यानी कि हमें तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 टाइप की लेंथ क्या हो जाए? मल्टीप्लाई हो जाए, उसी को वॉल्यूम बोल देते हैं हम। 3 अलग अलग डायमेंशंस किसी बॉडी की, 3 अलग अलग डायमेंशंस किसी बॉडी की, एक जैसी नहीं। उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम बन जाता है। अब इस सिलेंडर का मैंने एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करा, इसका वॉल्यूम निकलेगा। जरूरत पड़ेगी अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो। रेडियस को लेकर रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था आपके पास, अगर मैं इस वायर की लेंथ को डबल कर दूं, डबल 2 तरीकों से कर सकता हूं। नंबर 1 बाय स्ट्रेचिंग, नंबर 1 बाय स्ट्रेचिंग, नंबर 2 कीपिंग एरिया कांस्टेंट। ये 2 वर्ड बहुत आएंगे आपके पास अगर इसका न्यूमेरिकल आता है। आई वांट टू डबल दिस लेंथ, या तो बाय स्ट्रेचिंग या बाय कीपिंग एरिया कांस्टेंट। दोनों में अलग अलग आंसर होंगे। स्ट्रेचिंग करके आपने इसको डबल करना है, स्ट्रेचिंग करके खींच के, बिकॉज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलेबल होते हैं ना। डक्टाइल में क्या होता है? खींचकर उसको लंबा किया जा सकता है। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर। कंडक्टर क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए करंट पास करने के लिए कर रहे हैं हम। यहाँ पे कोई धागे की बात नहीं हो रही, लकड़ी की रोड नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कोई मेटल वेटल ही होगा, लोहे वगैरह वगैरह होगा जिसमें से करंट पास कर सके। चलो डबल कर दीजिए इस लेंथ को, खींच कर डबल कर दिया इस लेंथ को। अब ये लेंथ एल नहीं रही, एल डैश बन गई है, और एल डैश क्या है? 2L। एरिया पे भी फर्क पड़ा है स्ट्रेच करके, ऑब्वियस है पड़ा है, कॉमन सेंस है। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। एरिया कम होता हुआ दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकली महसूस करिए इस चीज को। अगर कोई चीज है आप उसको खींच रहे हो तो वो पतली होएगी ना, एरिया कम हो गया है। सपोज ए डैश, लेकिन कितना कम हुआ उसके लिए कुछ नहीं दिया गया हमें। हमें सिर्फ कहा है बाय स्ट्रेचिंग यू हैव टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर। तो मैंने एरिया ले लिया है ए डैश, भाई कोई तो फर्क पड़ा है, ए डैश ले लो इसको। हाँ, रेजिस्टिविटी क्या थी इसकी? रो। मान लो कॉपर की है, गोल्ड की है, गोल्ड की है, खींच दिया तो गोल्ड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? गोल्ड ही रहेगा। तो इसका मतलब रो भी इसका चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज रो के बारे में एक चीज नोट कर लीजिए, रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखो मैंने खींचा, खींचने से वो जो मेटल थी या लोहे था वो वही रहेगा। दैट्स वाई आप क्या कहोगे? रो क्या है इसका? सेम। ओके, अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। आर डैश ले लिया, क्या ले लिया? तो फार्मूला क्या कहता है? रो एल डैश अपॉन ए डैश। मेरे को ये आर डैश चाहिए कब? जब मैंने एल की वैल्यू क्या कर दी है? 2L, लेंथ को डबल कर। लेकिन ये आर डैश निकालने के लिए एक तो मेरे को रो पता होना चाहिए। रो पे कोई फर्क पड़ा? नो, तो मैंने रो वही ले लिया। एल डैश की वैल्यू 2L, ये गिवन है, उसने कहा है खींच के डबल कर दो, कर दिया।
आर डैश निकालने के लिए रो भी पता लग चुका है और एल डैश भी पता लग चुका है, नहीं पता तो क्या रह गया है, ए डैश। ए डैश और पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि कितनी चीज है। सिंपल बात, वॉल्यूम, कितनी चीज, कितना, कितना मटेरियल था, इसका वॉल्यूम वी, इसका वॉल्यूम वी डैश। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम। देखो चीज को खींचने से, मान लो 1 किलो की चीज है, ये डस्टर है, डस्टर को मैं तोड़ू मरोड़ू जो मर्जी कर दूं, रहेगा तो इतना ही। ऐसी जो वायर आपको गिवन है उसको मैं खींचूं या कंप्रेस करूं या गोला बना दूं उसका, ठीक है, कुछ भी करूं, मटेरियल तो उतना ही रहेगा उसके अंदर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ से लिख सकते हैं, अभी अभी बताया बताया। क्या चाहिए मेरे को? ए डैश, ए डैश। एल डैश की वैल्यू कितनी गिवन है? इधर क्या है? ए एल, एल से एल, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बाय 2। तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास, अगर मैंने वायर को खींचकर लंबा कर दिया, डबल कर दिया, तो उसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेंथ को डबल करेंगे, एरिया हाफ हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे ये 1/3 हो जाएगा, 4 करेंगे 4, ऐसी ऐसी कैलकुलेट कर, फुट कर दीजिए, ए डैश की जगह पर ए बाई 2। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो 2 पर चला जाएगा 4 एल अपॉन ए। यस और नो? ठीक है, this 2 will go to numerator and multiply with this 2, 2 to the 4. R dash is equal to 4. What is this? This is the resistance of first wire before stretching. स्ट्रेच करने से पहले जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस क्या था? ये देखिए एल, ए और रो, इसका रेजिस्टेंस था वो, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? 4 गुना का फर्क है। आर डैश इज ग्रेटर देन आर, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या था कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए बाय स्ट्रेचिंग तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको आंसर ये नहीं देना कि बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इंक्रीज डिक्रीज में नहीं पूछा आंसर, मैंने डबल ट्रिपल में पूछा है। तो आपका भी फर्ज बनता है डबल ट्रिपल हाफ इस तरह से दे आंसर। ओके, नाउ द आंसर विल बी 4 times increase. How many times? 4 times increases. Resistance will increase 4 times. Now the next question is keeping area constant. मैंने डबल कर दी है लेंथ, लेकिन एरिया कैसा रखना है? कांस्टेंट। वायर कौन सी थी मेरे पास? वो रही वायर एक्स वाई, लो मैंने इधर रख ली, दिस इज एक्स वाई, दिस इज लेंथ एल, दिस इज एरिया। मेरे को अभी भी लेंथ डबल करनी है बट एरिया कांस्टेंट, यानी कि जितनी ये मोटी है उतनी ही रहेगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, मेरे को सेम मटेरियल की मैंने क्या कर दी, एक और वायर का टुकड़ा लिया इतना ही और उसके साथ क्या कर दिया, उसको अटैच कर। अब एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, एरिया इज कांस्टेंट बट लेंथ इज डबल। हो गया क्वेश्चन आपका? दिस इज एल डैश और ए डैश क्या हो गया? ए के इक्वल होगा। और रेजिस्टिविटी ये नहीं रो प्लस रो 2 रो हो गई, रेजिस्टिविटी होता है नेचर ऑफ मटेरियल।
ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। वो डायरेक्ट